हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनिका खुरानाज एकेडमी। आई होप आप लोगों ने अभी तक 3 एपिसोड्स अच्छे से देख लिए होंगे। जो पहली बार ये एपिसोड देख रहा है, प्लीज़ स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड ओनली, ताकि आपको पीछे का सारा क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ तक हम देख चुके हैं कि एंटनी को परमिशन मिल गया है और अब एंटनी का स्पीच स्टार्ट होगा। नोबडी कंसीडर्स सीजर एज अ गुड पर्सन नाउ, और वही इमेज अब एंटनी को चेंज करनी है। एक पर्सन आकर उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर गया है, जूलियस सीजर को। लेट्स सी अब उनका जो फ्रेंड है मार्क एंटनी, वो कैसे चलेगा आगे। तो इसकी जो स्पीच है वो स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन से। जो ब्रूटस की स्पीच स्टार्ट हुई थी वो रोमन्स, कंट्रीमैन एंड देन फ्रेंड्स था। तो यहाँ पहले वो फ्रेंड्स की एक फ्रेंडली नोट पे बात करना चाह रहा है। एंड देन ही रिक्वेस्ट लेंड मी योर ईयर्स, ध्यान से सुनो मुझे। राइट। अब exactly, Antony is fully aware that the public was in favor of the conspirators and against Caesar, so he starts speaking in a very tactful manner. ठीक है, उसकी जो स्पीच रहेगी उसमें rhetorical skills बहुत ज़्यादा हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि who is best orator, तो अनडाउटेडली एंटनी इज द बेस्ट ऑरेटर, क्योंकि उसकी स्पीच में वो कहीं भी अपने मुंह से गलत नहीं बोलेगा किसी को। बहुत ही रिटोरिकल मैनर में। रिटोरिकल स्टेटमेंट कौन सी होती है जहां पर आप किसी को क्वेश्चन पूछ नहीं रहे होते। जैसे मान लो आपसे गलती हो गई और आपके बड़े कई बार आपको कहते हैं ना, नहीं आप तो समझदार हैं, आप तो बहुत समझदार हो चुके हैं, तभी तो आप ये काम कर रहे हैं ना, अब आपको क्या ज़रूरत है किसी और की गाइडलाइन की। तो हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते आपसे, क्या कर रहे होते हैं, आप ही की एक कमी को हाईलाइट कर रहा होता है हमें कोई, है ना। तो सेम उसी टोन में, रिटोरिकल स्किल में, ताकि सामने वाले को अपनी गलती समझ आए बिना बोले कि तूने गलत किया है। ये बेसिक सेंस ऑफ ऑरिटरी है मार्क एंटनी की, जो अभी आप यहाँ पर नोटिस करोगे। इट इज़ अ मास्टर पीस, क्लासिकल पीस, जो आपको आज तक पूरे लिटरेचर में शेक्सपियर का जो वंडरफुल काम मिलेगा वो मार्क एंटनी की स्पीच से मिलेगा। और बहुत जगह इसके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ठीक है, पैथोस यानी कि जो पॉजेज लिए गए हैं, राइट टाइमिंग ऑफ पैथोस चूज की गई हैं, सेटायर उसने जो जगह जगह पे बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले इसको इसको लाइन टू लाइन, मेरा भी फेवरेट पार्ट है ये स्पीच का, तो मैं आपको लाइन वाइज लाइन आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसने बोला, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। यहाँ मैं उसको प्रेज करने नहीं आया हूँ, बरी करने आया हूँ। द evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones। हालांकि हम ये कहते हैं ना कि बुराई जो है वो इंसान की रह जाती है और अच्छाई दब जाती है, वो ये कह रहा है। लेकिन यूजुअली हम अक्सर ये सुनते हैं कि डेथ के टाइम में फिर भी एक आधी अच्छाई तो याद आ जाती है, पर वो ये कह रहा है कि गुड इज ऑफ्टन एंटेड विद देयर बोन्स। अच्छाई तो उनकी बोन्स के साथ ही दफन हो जाती है, बुराई पीछे से रह जाती है। तो बोला, सो लेट इट बी विद सीजर, सीजर के साथ ऐसा ही होने दो। द नोबल ब्रूटस हैड टोल्ड यू सीजर वाज एम्बिशियस। अभी अभी तो जो हमारे नोबल ब्रूटस हैं, हैज हैज का मीनिंग क्या है, आर्काइक वर्ड मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हैज टोल्ड यू। सीजर जो है वो काफी एम्बिशियस हो चुका था। इफ इट वाज सो, इट वाज अ ग्रीवियस फॉल्ट। अगर ऐसा था तो ये तो बहुत ही ग्रीवियस फॉल्ट है। एंड ग्रीवियसली हैड सीजर आंसर्ड इट, और बहुत ही ग्रीवियसली, बहुत ही सैडली उसने इस चीज का रिप्लाई उसको देना भी पड़ा, या उसको आंसर करना पड़ा। दैट मीन्स अगर वो एम्बिशियस हो गया था तो उसका मर्डर भी हो गया, लेकिन बिना मर्डर वर्ड यूज करे, बिना कुछ भी असैसिनेशन वर्ड यूज करे, उसने इस तरफ ध्यान ले जाके देखा कि एम्बिशियस होना इतना बड़ा फॉल्ट होता है कि इस पर्सन को ये आंसर भी देना पड़ा। Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men। ठीक है, ब्रूटस जो है वो तो ऑनरेबल मैन है ही, बाकी सबके सब भी ऑनरेबल मैन हैं। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी। जो एज इट इज इतना लॉयल, मेरा बेस्ट फ्रेंड, और जैसा वो सबके लिए था वैसा ही वो मेरे लिए है। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। क्योंकि ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था, और ब्रूटस जो कि खुद एक ऑनरेबल पर्सन है, he had brought many captives home to Rome,
whose ransoms did the general coffers fill. अब वो यहाँ रीजन देगा तीन, इसको मार्क कर लेना। सबसे पहला उसने he has brought many captives home to Rome, यानी जब जब ये एज अ जनरल लड़ाई करने गया, रोम में कैप्टिव पकड़ के लाया, जिनको छोड़ने के लिए इतना बड़ा जो रैंसम मांगा जाता था, उसके पैसों से कॉफर्स, मतलब यहाँ का ट्रेजरर, यहाँ का रोम का ट्रेजर जो है वो फिल हुआ। डिड दिस इन सीजर सीम एम्बिशियस? तो बोला कि मतलब क्या ये उसका एम्बिशन था? क्यों? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कि भाई अगर एम्बिशियस होता है तो बंदा सेल्फ के लिए करता ना, लेकिन इसने तो जब जब लड़ाई लड़ी रोम के लिए लड़ी। और वो जब उनको कैप्टिव बना के लाया, तो उनको छोड़ने के लिए किंग्स को या किसी को भी जो पैसा आता था या जो भी एक्स्ट्रा ट्रेजर आता था, वो तो रोम के क्रॉफर्ड में गया ना। तो क्या ये सीजर का एम्बिशियसनेस था? सेकंड उसने क्या कहा, व्हेन दैट द पुअर हैव क्राइड सीजर हैथ wept, ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. कह रहा है जब जब कोई गरीब रोया है, सीजर भी उसके साथ रोया है। एम्बिशियस लोग तो थोड़े ज्यादा सख्त स्वभाव के नहीं होते, लेकिन ब्रूटस ने कहा है कि वो एम्बिशियस हो गया था क्योंकि ब्रूटस तो एक ऑनरेबल मैन है ना। अगला वो स्टेप यहाँ पर क्या बोलता है, वो बोलता है आप सबने लिपरकिल फेस्टिवल में देखा था, मैंने 3 बार किंगली क्राउन ऑफर किया उसको, which he did thrice refused. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure, he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause beholds you or withholds you then to mourn for him? कह रहा है मैं यहाँ पर ब्रूटस की बात को गलत प्रूव करने नहीं आया हूँ, बट मैं यहाँ पे बोलने आया हूँ जो मैं जानता हूँ। मैं आप सबको जानता हूँ कि आप उसे बहुत प्यार करते थे। जब बिना कॉज के आपने उसे प्यार किया है, तो ऐसा कौन सा कॉज चाहिए जो आप उसकी डेथ पे आप मौन नहीं कर सकते? ओ जजमेंट thou art fled to brutish beasts and men have lost their reason, bear with me, my heart is in the coffin, there with Caesar and I must pause till it come back to me. जब उसने देखा कि बहुत ही टैक्टफुल मैनर में उसने ध्यान ले गया है सीजर के साथ हुए इनजस्टिस की तरफ, तो थोड़ी देर के लिए उसने पॉज मांगा, जिसे हम पैथोस कहेंगे। और यहाँ पर उसने बहुत ही चालाकी से थोड़ी देर के टाइम दिया है सिटीजन्स को सोचने के लिए कि वो लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, बिना ब्रूटस को रॉन्ग बोले, उसको ऑनरेबल बोलते हुए। देन ही रिमाइंड्स द पीपल हाउ सीजर यूज्ड टू ब्रिंग कैप्टिव्स टू रोम and the ransom money he got from them went into the state treasury. Then he questions the audience, would an ambitious man do such a thing? Whenever the poor wept, even Caesar wept with them. And an ambitious person should be more tough, but Brutus said Caesar was ambitious. And Brutus, because Brutus is an honorable man, so he has to be believed, right? He reminds the people how Caesar had refused the crown thrice when it was offered to him at the feast of Lupercal, right? But if he had been ambitious, he wouldn't have refused it. Yet Brutus said that he was ambitious, and he was not there to disprove what was said by him. Mark Antony reminds them of their love for Caesar, which definitely could not have been without reason. He wonders what was the cause that was holding them back from mourning Caesar's death. कुड इट बी दैट मैन हैड लॉस्ट देयर रीजनिंग पावर? क्या इसलिए कि लोगों की अपनी रीजनिंग खत्म हो गई है? क्या लोगों को जो बोला जाएगा बस वो वही समझेंगे? धीरे धीरे करके वो बोलने लगते हैं आई फियर देयर विल बी अ वर्स टू कम इन दिस प्लेस एंड सो ऑन। तो ये आपस में जब सिटीजन्स बात करने लगते हैं, तो वो बोल सबको समझ आती है कि एंटनी से ज़्यादा नोबल पर्सन कोई नहीं है इस पूरे रोम में। तो फोर्थ सिटीजन कहता है, ही बिगिंस अगेन, अरे दोबारा दोबारा बोल रहा है वो, उसे बोलने दो बोलने दो। सो एंटनी दोबारा बोलना शुरू करता है कि yesterday the word of Caesar might have stood against the word, now lies he there, and none so poor to do him reverence। मतलब कोई यहाँ पर इतना नहीं है कि उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वो ये भी बोल सके कि उसके साथ गलत क्या हुआ है, ठीक है, ओवरकम द ऑपोजिशन, या कि एग्जैक्टली उसके साथ हुई चीज को चैलेंज कर सके।
तो वो बोला, ओ मास्टर्स, इफ आई वर डिस्पोज टू स्टीर योर हार्ट एंड माइंड्स टू म्यूटिनी एंड रेज, आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग एंड कैशियस रॉन्ग, हु यू ऑल नो आर ऑनरेबल मैन, आई विल नॉट डू देम रॉन्ग, आई रादर चूज टू रॉन्ग द डेड टू रॉन्ग माई सेल्फ एंड यू। देखो यहाँ से वर्ड एज इट इज आप इसको लेना। रॉन्ग द डेड मतलब, मैं अगर मुझे बोलने की समझ होती, या मैं अगर ब्रूटस की तरह थोड़ा भी समझदार होता, तो मैं अभी तक आपको जो अनजस्ट हुआ है सीजर को, हु हैज बीन असैसिनेटेड बाय कॉलिंग हिम एम्बिशियस, तो मतलब मैं अपने साथ क्या ही गलत कर रहा हूँ, या आपके साथ क्या करता और क्या नहीं करता, इस बात को एक डिफरेंट लाइमलाइट में ले जाता। और पॉज लेने के बाद जब उसने कहा कि कॉफिन में है सीजर के साथ मेरा हार्ट, तो उस साइलेंस में सिटीजन्स ने जब अपने आप में ध्यान देना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू की, दे फील सीजर हैज बीन रॉन्ग्ड एंड वर्स में बिफॉल देम, कि गलत हुआ है उसके साथ। तो एंटनी ने जब देखा कि उसके वर्ड्स का राइट इफेक्ट आ रहा है, वो अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है। हाउ टिल yesterday Caesar's word was law and now the same man was dead with no one to pay him any respect। कल तक जिसके शब्द ही लॉज हुआ करते थे, लॉ एंड ऑर्डर उसके वर्ड से ही चलता था, आज किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको रिस्पेक्ट कर सके। फिर बहुत टैक्टफुली वो उन्हें कहता है, हाउ ही वॉज नॉट देयर टू अराउज देम टू म्यूटिनी, फॉर इफ ही डिड सो ही वुड बी रॉन्गिंग ग्रेट मैन लाइक ब्रूटस एंड कैशियस। कि फिर अगर वो ऐसा करेगा तो वो ब्रूटस एंड कैशियस जैसे ऑनरेबल लोगों के साथ गलत हो जाएगा। He would prefer to wrong the dead Caesar or the people of Rome than wrong such great and honorable man। तो बोलता है कि ठीक है, मैं मतलब इन ऑनरेबल लोगों के साथ गलत करने से अच्छा मतलब इनके साथ गलत नहीं होने दूंगा, चाहे हमारे साथ गलत हो रहा है। कह रहा है, अब एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीजर की विल मेरे पास है, और इसमें उसने क्या क्या लिखा है मुझे बताने दो। I do not mean to read and they would go and kiss dead Caesar's wound and dip their napkins in his sacred blood। जो सपना उसने देखा था ना कैल्पर्निया ने, वही वाली चीज़ वो यहाँ पे बोलने जा रहा है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, बट अगर मैंने पढ़ा यहाँ पर तो हर कोई जाके सीजर के वूंड्स को किस करेगा, अपने नैपकिन्स उसके सेक्रेड ब्लड में लगाएगा, कोई उसका हेयर ले जाएगा मेमोरी के लिए, कोई कुछ एज अ लेगेसी। लेकिन कैसे करूं, कैसे पढ़ के दूं आप लोगों को ये सब? ठीक है। तो एक पेपर उसने लोगों को दिखाया, और उसको उसने सीजर की विल बताई, विच हैड बीन फाउंड इन हिज स्टडी, एंड इफ दे हर्ड हिज विल, which Antony had no intention of reading out, they would go and kiss the wounds of the dead Caesar and dip their handkerchiefs in his blood, beg for his hair, etc., which when dying they would leave behind as a rich legacy for their children। मतलब सब के सब इतने मूव हो जाएंगे कि वो जो कुछ भी जिसको जो जैसे मिलेगा सीजर को जस्टिस दिलाने के लिए, वो अपनी जनरेशन में एज अ लीगेसी वो आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबके सब इम्पेशेंट हो जाते हैं और कहते हैं विल विल विल, हम सुनना चाहते हैं। तो वो सबको पेशेंस रखने के लिए बोलता है। और पब्लिक इज अराउज्ड ऑन हियरिंग दिस एंड विशेस टू नो व्हाट इज रिटन इन द विल। अब ये क्योंकि बहुत अच्छा ऑरेटर है, वर्ड्स के साथ बहुत अच्छा खेलता है, एंड बार बार कहता है ही शुड नॉट रीड द विल, फॉर द पीपल वर नॉट स्टोन हार्टेड एंड व्हेन दे वुड कम टू नो दैट दे वर सीजर्स ईयर्स, जिसे आप हायर्स बोलते हो, तो गॉड नोज व्हाट वुड हैपन। तो कहते हैं ना, जैसे एक इंसान कहता है ना, नहीं मैंने आपको बताया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, नहीं भी आना हो तो भी आ जाएगा पर्सन को। तो बार बार ना इन सबको ऐसे ही बोल रहा है, यू आर नॉट वुड, आप लकड़ी के नहीं बने, यू आर नॉट स्टोन्स बट मेन, एंड बीइंग मेन हियरिंग द विल ऑफ सीजर, इट विल इन्फ्लेम यू, आपको इन्फ्लेम कर देगी, इट विल मेक यू मैड, एंड आपके ईर्स वगैरह जो भी सक्सेसर्स हैं उन सब के लिए, तो सब बड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, रीड करो, विल रीड करो। तो बोलता है, विल यू बी पेशेंट, विल यू स्टे अ वाइल, आई हियर ओवरशॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट, आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन whose daggers have stabbed Caesar। अब यहाँ पहली बार इसने बोला कि वो जो डैगर है जिससे उन्होंने उसको स्टैब किया है, मुझे उनसे डर लग रहा है कि मैंने शायद कुछ ऐसा गलत बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो फोर्थ सिटीजन ने कहा, वो लोग ट्रेटर हैं। ऑनरेबल मैन किस बात की, देखो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है। ठीक है, सो ट्रेटर्स हैं वो लोग। इज टू ऑनरेबल मैन, यहाँ पे एलिगोरी क्रिएट करी है कि ये ट्रेटर और ऑनरेबल मैन, ऐसा कभी हो सकता है? तुम विल पढ़ो और टेस्टिमेंट्स पढ़ो। दूसरा सिटीजन कहता है वो विलन्स हैं, मर्डरर्स हैं, द विल, रीड द विल। जब एंटनी को लगा कि ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, तो वो उन्हें बोला, यू विल कंपेल मी देन टू रीड द विल, कि आप लोग मुझे कंपेल करते हो तो
फिर मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है, उसने क्यूरियोसिटी क्रिएट की सबके बीच में, एंड ही प्रिटेंड्स टू गिव इन टू देयर रिक्वेस्ट बट फर्स्ट विशेस टू शो देम सीजर हु हैड मेड दैट विल। तो उसने बोला कि ठीक है, सबसे पहले सबके सब सीजर के डेड बॉडी के पास आओ, एक सर्कल बनाओ, एंड लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल। जिस बंदे ने तुम्हारी विल बनाई है, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा है, पहले मैं दिखा तो दूं उसके साथ क्या हुआ है। शैल आई डिसेंड, विल यू गिव मी लीव? तो आप मुझे क्या आने दोगे? सब उसको नीचे आने देते हैं और सब सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं, और यहाँ आके फिर वो उसके वूंड्स दिखाता है उन्हें। ठीक है, तो एंटनी क्या बोलता है? इफ यू हैव टीयर्स, prepare to shed them now. You all do know this mantle, जो उसने रोब पहना हुआ है। एंटनी ना बहुत ही आर्टफुली सेंटिमेंट्स के साथ खेलता है, और ही रिक्वेस्ट द पीपल टू मेक अ रिंग अराउंड द बॉडी ऑफ सीजर. Antony artfully plays on the sentiments of the people, showing them the wounds of Caesar. He points to each wound, telling which one was made by which conspirator and how. तो वो हर wound की तरफ इशारा करके ना उसका नाम लेता है, जिसने वहां मारा है, तो बोलता है द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन। ये वही गाउन है, ये वही मेंटल है, ये वही क्लॉक है जो उसने कब पहना था, जब वो समर इवनिंग में आया था अपने टेंट में। दैट डे ही ओवरकेम द नर्वी, तो मोस्ट वॉरलाइक ऑफ गैलिक ट्राइब, डिफीटेड बाय सीजर, जो 57 बीसी में उसने जीती थी। ठीक है, कहता है देखो ये है वो जहाँ कैशियस का डेगर गया था। सी वॉट अ रेंट दैट एनवीस रेंट द एनवीएस कैस्का मेड। ठीक है, ये देखो कितना डीप वुंड यहाँ पर कैस्का ने, जो कि मलिशियस है, जो कि जेलस है उससे, उसने यहाँ पे स्टैब किया। और फिर सारे दिखाते हुए उसने कहा, थ्रू दिस द वेल बिलवर्ड ब्रूटस स्टैब्ड, एंड एज ही प्लग्ड हिज कर्स स्टील अवे, जैसे ही उसने वो स्टील निकाला होगा, how the blood of Caesar followed it as rushing out of doors to be resolved if Brutus so unkindly knocked or no, कि जब वो उसने डैगर वहां से निकाला होगा, वो स्टील निकला होगा, वो जो उससे ब्लड निकला होगा ना सीजर का, उसने वहां तक फॉलो किया होगा डोर से बाहर निकलते हुए, कंफर्म करने के लिए क्या ये ब्रूटस ही है जिसने इतने अनकाइंडली उसको नॉक डाउन किया। फॉर ब्रूटस, एज यू नो, वो सीजर्स एंजल, सीजर तो उसको अपना एंजल मानता था, है ना। जज ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। अंडरलाइन दिस लाइन प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे अनकाइंडेस्ट कट किसका था? जो ब्रूटस का स्टैब था। फॉर व्हेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टैब इन ग्रैटिट्यूड more strong than traitor's arm, quite vanquished him, then burst his mighty heart. कितना हिला दिया होगा उसने उसको, कि उसका जो इतना पावरफुल हार्ट था वो वहीं बस्ट हो गया होगा। एंड इन हिज मैंटल मफिंग अप हिज फेस इवन एट द बेस ऑफ पॉम्पे स्टैचू, और वहीं उसने अपना, अपने ही क्लॉथ में, अपने ही क्लॉथ में उसने अपना फेस छुपा लिया होगा, वहीं पॉम्पे के स्टैचू के नीचे, जो वही जीत कर आया था। which all the white ran blood, great Caesar fell. Oh, what a fall was there, my countrymen. तो कहता है while ran blood, देखो क्या मीनिंग है, which was covered with Caesar's blood. ठीक है, तो ब्रूटस का जो इनग्रैटिट्यूड वहां पे शो हुआ है, और एग्जैक्टली वो कह रहा है, माई कंट्री मैन, देन आई एंड यू ऑल ऑफ अस फेल डाउन whilst bloody treason flourished over us. Oh, now you weep. अब आप सब रो सकते हो. And I perceive you feel the dint of pity. These are gracious drops. ये जो आपके आंसू आंसू नहीं है, ये gracious drops हैं. Kind souls, what weep you when you but behold our Caesar's vesture wounded. Look you here, here is himself marred as you see with traitors. ठीक है, अब वो सबको मूव कर देता है अपनी बात से, राइट। बहुत ही टैक्टफुली, आर्टफुली उसने वूंड्स दिखाए, और एक एक वूंड को दिखाते हुए जब उसने फाइनली ब्रूटस का स्टैब किया हुआ वूंड दिखाया, तो बताया कि कैसे उसको डियर फ्रेंड का बिट्रे जब मिला होगा तो कितना हर्ट हुआ होगा, और ब्रूटस का जो इनग्रैटिट्यूड है वही होगा जिसकी वजह से सीजर की डेथ हुई होगी। The public is aroused and wishes to avenge Caesar's death by killing the traitors and burning their houses. Antony stops them and tells them that he has no desire to arouse them to mutiny, for in doing so, he would be wronging the honorable men who had given appropriate reason for their action.
Then he provokes the public by telling them that instead of him, if Brutus was Mark Antony, then the scene would have been different, for he was a poor orator. Brutus as Mark Antony would have stirred them to mutiny. जब ये सब बोलने लग जाते हैं और ट्रेटर विलेंस, उतनी देर में ही एंटनी बोलता है, गुड फ्रेंड्स, लेट मी नॉट स्टर यू अप, इस तरह की म्यूटिनी करने के लिए मुझे मत बोलो, क्योंकि ऑनरेबल लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा। और कितना ग्रीफ है उनमें। मैं यहाँ पर आपसे, मैं सिर्फ जस्टिस दिलाने आया था ब्रूटस को, और आई एम नो ऑरेटर एज ब्रूटस इज, मैं ब्रूटस की तरह ऑरेटर नहीं हूँ। मैं एक प्लेन ब्लंट मैन हूँ, मैं बस अपने फ्रेंड को बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। और फिर वो बाद में यहाँ पर एक और अपना एस कार्ड फेंकेगा कि मुझे सिर्फ सीजर के वूंड्स आपको दिखाने थे, जो अपने पुअर डम माउथ से आपको बता रहे हैं कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ है। और फिर वो यहाँ क्या कहता है, बट वर आई ब्रूटस, अगर मैं ब्रूटस होता, एंड ब्रूटस एंटनी, और अगर ब्रूटस एंटनी होता, क्योंकि ब्रूटस का ओरेटर स्किल अच्छे हैं, तो वो वाला एंटनी तुम्हारी स्पिरिट सफल कर देता और इतना तुम्हें हिला देता कि तुम अपनी टंग से सीजर का हर वूंड क्लीन करते, दैट शुड मूव द स्टोन्स ऑफ रोम टू राइज इन म्यूटिनी। मतलब इस कदर वो तुम्हें अवेयर कर देता, इस कदर वो तुम्हें एनलाइटन कर देता, इंस्टिगेट कर देता कि यहाँ के रोम रोम के स्टोन्स भी खड़े हो जाते, स्टैचूज भी खड़े हो जाते और म्यूटिनी छेड़ देते। तो इनडायरेक्टली वो उनके सबकॉन्शियसली ब्रेन में फिल कर रहा है जो वो उनसे चाहता है, बाय टेकिंग द नेम ऑफ ब्रूटस ओनली, राइट। और सबके सब कहते हैं, वी विल बर्न द हाउस ऑफ ब्रूटस, वी विल म्यूटिनी, वी विल म्यूटिनी। और जब सबको देखता है कि इंस्टिगेट कर दिया सबने, फिर वो वापस से ध्यान विल पे ले आता है। और सब कहते हैं, अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, पहले हम विल सुन लें। और ये विल आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है कि उसकी विल में क्या लिखा था, तो उसने कहा, अंडर सीजर सील है, टू एवरी रोमन सिटीजन ही गिव्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि जो विल है वो रियल थी या नहीं थी। तो कितना ही टाइम उसको मिला होगा ना रीड करने के लिए। तो इट वाज पार्ट ऑफ हिज प्लान टू इंस्टिगेट देम, या उनका जो एक क्लैरिटी लाने के लिए बात कही गई है, वही लाने के लिए जो था, वो आप कह सकते हैं इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्लान। तो उसमें उसने बोला है हर पर्सन को 75 ड्रेचमास कॉइन्स है यहाँ पर वो दिए हैं, प्लस जितना भी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हैथ मतलब हैज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसके वॉक्स, उसके प्राइवेट आर्बर्स, उसके न्यू प्लांटेड ऑर्चर्ड्स ऑन दिस साइड टिबर, ही हैज़ लेफ्ट देम यू, यानी वो उसने अपनी सब पब्लिक के लिए रख दिए हैं, ये उसकी विल है, राइट। एंड टू योर ईयर्स फॉर एवर कॉमन प्लेजर्स, to walk abroad and recreate yourself, here was a Caesar, when comes such another। कब आता है ऐसा दूसरा कोई पर्सन हमारी लाइफ में। और यहाँ अब उसने पूरी की पूरी म्यूटिनी छेड़ दी और सब जगह पर सिविल वॉर क्रिएट कर दी। अब इस स्पीच के बाद क्या हुआ, ये आफ्टर द एक्सट्रैक्ट है, आपने छोड़ना नहीं है, इसे भी याद करना है क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करोगे। एंटनी इंस्टिगेट्स द मॉब टू रिवेंज, पूरी भीड़ को वो बदले के लिए तैयार कर देता है। एक होता है मॉब, एक होता है मैली, एक होता है क्राउड। जब मैली मैली उस भीड़ को बोला जाता है जो किसी मेले वगैरह में, फेयर वगैरह में आती है। क्राउड जो होता है वो आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पुल करते हो, ठीक है। जो मॉब होती है ना, वो भीड़ होती है, वो एक दूसरे को देख के इकट्ठी होती रहती है वहां पर। उसका ना कोई फेस होता है, ना कोई मेमोरी होती है, ना कोई एक्शन होता है, उसका नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। तो ये पूरी मॉब इस समय रिवेंज के लिए तैयार हो चुकी है। और फिर ये जाता है सीधा आगे, ऑक्टेवियस सीजर से मिलता है। ऑक्टेवियस सीजर कौन है, जूलियस सीजर का नेफ्यू, ठीक है। उसके साथ कैलकुलेट करता है कैसे फ्यूचर थ्रेट को होल्ड करना है। इधर ब्रूटस और कैशियस ना दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि कैशियस ने तो कहा ही था कि इसको तूने स्पीच नहीं देने देनी है, बट जब वो इसका इम्पैक्ट देखते हैं तो कैशियस बहुत प्रैक्टिकल है और ब्रूटस बहुत आइडियलिस्टिक है। तो ब्रूटस की जो आइडियलिस्ट नेचर है वो कैशियस की प्रैक्टिकलिटी से आउटरेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इधर एंटनी और ओक्टावियस सीजर की जो आर्मीज हैं वो ब्रूटस और कैशियस से लड़ने पहुंचती हैं, ब्रूटस से फिलिपाई में और कैशियस से सार्डिस में। और ब्रूटस और कैशियस जो हैं ये दोनों के दोनों हार जाते हैं और दोनों ही सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो
यहाँ से आपको थीम लैंग्वेज सब मिल जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फाइनल एंड क्या हुआ था। बट आई वुड वांट कि आप इस चैप्टर को रीड करो अच्छे से, और दोनों की स्पीच को बहुत डिटेल में समझो, एक एक पॉइंट अंडरस्टैंड करो। जो ना समझ आए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो हमसे। और फिफ्थ में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर तरह का क्वेश्चन आपका आंसर हो जाए, ठीक है? टिल देन, have a good day. Bye bye. Thank you so much for watching our channel.